हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए आज हम देखेंगे क्लास 10। ठीक प्यारे बच्चों, साइंस का जो अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेंटेशन। ठीक प्यारे बच्चों, आज हम इसको देखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग बोर्ड, हम आज से ही नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं विज्ञान का। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 10 का। ठीक है, बहुत बच्चे इस समय अभी पेपर दे रहे हैं। ठीक है, आज के इस डेट में इस समय अभी बच्चे जो हैं 10 का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे 9th क्लास में थे अब वो 10 की तैयारी आगे चल के करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम, ठीक प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। शुरू से हम आप लोगों को लेकर चलते हुए चलेंगे, आप लोगों को शुरू से अंत तक आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे अध्याय 1 केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, उसमें हम देखेंगे आज। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आगे, हम देखेंगे। देखिए हमारा पहला हेडिंग क्या है, देखिए दिया है अभिकारक और उत्पाद। हमारा पहला हेडिंग है अभिकारक और उत्पाद। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे हमारा पहला हेडिंग, देखिए क्या कह रहा है। हम देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक या मूल पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, जबकि अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए जो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो मूल पदार्थ जो उसका होता है, जिसे संयोग करके एक नया उत्पाद, जो एक पदार्थ जो बनता है, जब रिएक्शन जिससे रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ए और प्लस ये दोनों जो पदार्थ हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और इनसे जो नया पदार्थ बना है उसे हम उत्पाद कहते हैं, C+D। ठीक है बच्चों, आए यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे देखते हैं। देखिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया के हम रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हम कहते हैं उसे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक से अधिक गुणधर्म वाले रासायनिक पदार्थों का जो है निर्माण करेंगे, उसे ही हम, ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं आगे। देखिए देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। जो रासायनिक अभिक्रिया हमारी होती हैं उन्हें भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। देखिए जो हमारा उदाहरण था उसे आइए आप लोगों को हम रासायनिक समीकरण की सहायता से भी समझा दें। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए H2, दो हाइड्रोजन होंगे प्लस O2 O होगा। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन होगा जो मिलकर जो है यहाँ पर देखिए H2O जो है जल का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए H2 + O जो है ये मिलकर जल का निर्माण करेंगे। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल या पानी का निर्माण करते हैं, तो यह रिएक्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। नहीं चलते हम आगे चलेंगे। देखिए उलट नहीं, आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होते हैं, उन्हें देखेंगे। देखिए हम पहला हमारा जो है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और तीसरा दिया है तापमान में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। और चौथा जो है गैस का उत्सर्जन। ये सब रासायनिक अभिक्रिया में शामिल हुए हैं। आइए चलते हैं हम आगे इनको देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो पदार्थ होते हैं उनके प्रतीक जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है रासायनिक समीकरण लिखते समय। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जो हम प्रतीक लिखेंगे
उसके साथ साथ हमें लिखना भी पड़ेगा भौतिक अवस्था कौन सी है। देखते हैं उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन का, देखिए नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, चलिए चलते ऊपर लिखा, देखिए मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, यह जो हमारा उदाहरण है। ठीक है बच्चों, देखिए यह देखिए सॉलिड, हम सॉलिड को जो है यस से प्रदर्शित करेंगे, और लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड माने द्रव, ठोस होता है, सॉरी बच्चों ठोस, जो यह भौतिक अवस्था जो इनकी होती है, सॉलिड ठोस होता है, लिक्विड द्रव होता है। ठीक है बच्चों, गैस जो गैस होता है, गैस इसे कहते हैं। देखिए एक्वस जो होता है जलीय विलयन होता है, एक्वस जो हमारा होता है जलीय विलयन होता है। देखिए इसे हम ठोस को यस से प्रदर्शित करेंगे, और द्रव को यल से प्रदर्शित करेंगे, और गैस को क्यू से प्रदर्शित करेंगे, और जलीय विलयन को जो है एक क्यू से प्रदर्शित करेंगे, एक क्यू से, इसे एक्वस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आए यहाँ तक आप लोगों को समझ में। देखिए देखिए इसमें रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए जो मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पर दिया है, मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है बच्चों, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों, देखिए Mg जो है, Mg, ठीक है प्लस, ठीक है बच्चों, जो मैग्नीशियम हमारा होता है, और जो ऑक्सीजन वायु से, जब वायु में जब इसे दहन करते हैं तो क्या बनता है। देखिए फिर बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, MgO का हमारा जो है निर्माण हो जाता है, इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, O2 को ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहते हैं, Mg को हम मैग्नीशियम कहते हैं, हिंदी में इसे मैग्नीशियम कहते हैं। सॉरी बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हैं, हम आगे चलेंगे अगले हेडिंग पर। यहाँ तक आया आप लोग समझ में। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं हमारा अगला हेडिंग क्या कह रहा है। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हमारा जो है अगला हेडिंग है, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए समीकरण जो दिया है, Fe प्लस H2O, Fe3O प्लस, सॉरी बच्चों 4 प्लस H2O। देखिए यहाँ पर जो दिया है, यह जो रासायनिक समीकरण दिया है, यह संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर Fe का जो मान है, Fe का मान यहाँ पर 1 है, और Fe का यहाँ पर जो मान है 3 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन का मान जो है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन के तो सेम है। ठीक है बच्चों, जो ऑक्सीजन का है, ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पर O नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन की जो संख्या है सेम है, और ऑक्सीजन की जो संख्या है यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर देखिए 1 है। ठीक है, आइए देखते हैं, जो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है हमें, तो इसे हम चरणबद्ध संतुलित करेंगे। ठीक है बच्चों, कई चरणों में इसे हम संतुलित करेंगे। देखिए और इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए चरणबद्ध संतुलित करना है। ठीक है, देखिए हमारा पहला चरण क्या कह रहा है। देखिए पहले चरण में रासायनिक सूत्र लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर जो है बॉक्स बना लीजिए। हम एक जो है रासायनिक समीकरण है इसे लिखेंगे, और इसके चारों ओर हम, ठीक है बच्चों, एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो रासायनिक समीकरण है, देखिए Fe प्लस H2O, एरो इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए Fe3 हो जाएगा, O4 हो जाएगा, और प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो यह समीकरण है, देखिए पहला में क्या कह रहा है, रासायनिक सूत्र लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जो यह हमारा सूत्र है इसे हम चारों ओर से जो है बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे, सभी को हम बॉक्स में घेर देंगे। ठीक है,
आइए देख चलते हैं हम अगले पर। सॉरी बच्चों, आइए देखते हैं आगे। देखिए, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन मत कीजिए। देखिए, जो बॉक्स के अंदर है संतुलित, हम जब समीकरण को संतुलित करेंगे तो जो बॉक्स के अंदर जो तत्व हैं उसे उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मत नहीं करना होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए चरण दूसरा में क्या कह रहा है। देखिए, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जो हमारा समीकरण है यह क्या कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है नोट कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया है तत्व Fe, H, ठीक, Fe हाइड्रोजन, ठीक प्यारे बच्चों, और ऑक्सीजन जो हमारा दिया है। ठीक है, देखिए दिया है क्या, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जो समीकरण हमारा था उसमें जो तत्व उपस्थित हुए हैं उन्हें हमें नोट करना है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए जो Fe का जो मान है, यहाँ पर देखिए अभिकारक, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, देखिए दिया है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड, और देखिए उत्पादों में परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए Fe का जो यहाँ पर देखिए Fe का जो परमाणु संख्या है वह कितना है, अभिकारक में 1 है। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और देखिए हमारा, और Fe का जो है उत्पाद में कितनी है परमाणु की संख्या, तो उत्पाद में 3 है। ठीक है, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। आइए यहाँ तक समझ में। देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 अणु हैं, तो यहाँ पर दोनों सेम है। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु सेम है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी देखिए 2 अणु सेम है, 2 लिखा गया। और यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं आगे। अब हमारा क्या रह गया, ऑक्सीजन जो अभिकारक है, अभिकारक में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु की संख्या है, तो 1 है, और उत्पाद में जो है परमाणु की संख्या 4 है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम आगे। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अभिकारक में जो था परमाणु की संख्या 1 था ऑक्सीजन के, और उत्पादों में जो परमाणु की संख्या थी ऑक्सीजन की वह 4 थी। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए आगे चलिए देखते हैं। देखिए हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद पक्षों में Fe और ऑक्सीजन की संख्या समान नहीं है, अतः समीकरण संतुलित नहीं होगा। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए Fe और जो ऑक्सीजन है इसकी देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो परमाणुओं की संख्या है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे संतुलित समीकरण नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे देखिए और अगले चरण में देखिए क्या करता है उसे समझेंगे और अच्छी तरीके से इसे समीकरण को हम संतुलित करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों हमारा तीसरा चरण क्या कह रहा है। देखिए ऐसा यौगिक चुनिए जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो। ठीक प्यारे बच्चों, हमें उन समीकरण में से एक ऐसा यौगिक चुनना पड़ेगा जिसका जो है परमाणु संख्या सबसे अधिक हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह अभिकारक या उत्पाद में से कुछ भी हो सकता है। जो अभिकारक था और उत्पाद थे, ठीक प्यारे बच्चों, उसमें से हम किसी को भी ले सकते हैं। देखिए आइए देखते हैं आगे। अब उस यौगिक को चुनिए जिसके परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो। सब पहले तो चुनना होगा हमें। ठीक प्यारे बच्चों, यौगिक को चुनिए। ठीक है, ऐसा यौगिक हम चुनेंगे जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो। ठीक प्यारे बच्चों, यौगिक जो होता है उसमें हम चुनेंगे जिसका जो है सबसे परमाणुओं की संख्या जो होती है सबसे अधिक किसका है, उस यौगिक को हम पहले चुनेंगे, और उसके बाद वो दोनों में से हम अभिकारक में से भी चुन सकते हैं और उत्पाद में से भी हम चुन सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब उस यौगिक को जो है चुनने के बाद हम क्या करेंगे, उस यौगिक को चुनिए जिसके परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो। उसमें से जो हमें यौगिक चुने थे उसमें अब चुनेंगे कि किस परमाणु की संख्या जो है अधिकतम है, उसे हम चुनेंगे। आइए देखते हैं आगे। देखिए इस आधार पर हम Fe3O4 यौगिक और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। देखिए यहाँ पर जो Fe3 और ऑक्सीजन इसका जो तत्व है, इसमें देखिए Fe3 जो है 3 है और ऑक्सीजन जो है 4 है। इसके कहने का मतलब यह था कि हम
यौगिक को चुनेंगे और उसके जो सबसे अधिक यौगिक होगा उसे हम चुनेंगे, और उसमें जो एक तत्व होंगे उसके जो है सबसे अधिक जो जिसका यौगिक होगा उसे हम चुनेंगे। तो इसमें हम ऑक्सीजन को चुनते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा राइट हैंड जो उत्पाद हमारा है उस ओर जो है ऑक्सीजन की जो संख्या है वह 4 परमाणु उसके हैं, और जबकि बाईं ओर केवल ऑक्सीजन के, ठीक प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अतः ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए O युक्त, ठीक प्यारे बच्चों, H2O को 4 से गुणा कीजिए। जो O युक्त H2 है उसे हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए हमारा जो समीकरण है, देखिए ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में। ठीक है, प्रारंभ में जो हमारा ऑक्सीजन के परमाणु है, ठीक प्यारे बच्चों, जो प्रारंभ में हमारा ऑक्सीजन का परमाणु है वह देखिए यहाँ पर एक है H2O, ठीक है। में उत्पाद में देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4 FeSO, सॉरी बच्चों, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। इसके जो है देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन हमने चुने हैं, तो ऑक्सीजन के इसमें 4 परमाणु हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की जो है 1 परमाणु है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 4 से H2 को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक यहाँ पर हो जाएगा संतुलित करने के लिए गुणे 4, ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब जो है हमारा संतुलित हो गया है। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। देखिए अब हम 4 से उसे गुणा कर दिए हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं Fe, ठीक प्यारे बच्चों, हम बॉक्स में लिखेंगे Fe प्लस 4 H2O, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 जो है H2O के अणु भी हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एरो का चिन्ह लगेगा हमारा, और यहाँ से देखिए आगे देखिए हमारा क्या बनता है। देखिए बॉक्स पहले बना ले हम, Fe3O4, देखिए, और यहाँ से देखिए प्लस H2, ठीक प्यारे बच्चों, H2 हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। देखिए यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, लेकिन जो Fe और H2 हैं, Fe जो है और हाइड्रोजन जो है, ठीक प्यारे बच्चों, वो अभी तक संतुलित नहीं हुए हैं। तो देखिए हमारा चौथा चरण क्या कह रहे हैं। देखिए चरण चौथे में हम क्या देखेंगे, देखिए Fe और Fe और हाइड्रोजन अभी संतुलित नहीं है। समीकरण को संतुलित करने के लिए Fe और हाइड्रोजन अभी संतुलित नहीं है। समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। जब इन दोनों Fe को ले या हाइड्रोजन को भी, किसी को भी हम इन दोनों में से ले सकते हैं। तो देखिए माना हम पहले हाइड्रोजन को लेते हैं, और बाईं ओर 8 परमाणु, ठीक प्यारे बच्चों, बाईं ओर हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं, जबकि दाईं ओर केवल दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान करने के लिए H2 को 4 से गुणा कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या हमें समान करनी होगी, तो उसे हम H2 से हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में, उत्पादों में प्रारंभ, देखिए हम अभिकारकों में जो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो प्रारंभ में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं, और उत्पादों में है जो 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ तो 8 परमाणु हैं,
तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 2 गुणे 4, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर भी हो जाएंगे और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब समीकरण निम्नलिखित रूप से होगी। कैसी होगी समीकरण, आइए देखते हैं। समीकरण को पहले लिखेंगे हम। देखिए हमारा समीकरण हो जाएगा Fe, बॉक्स बना ले, ठीक है, प्लस 4 H2O। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आगे। एरो का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर देखिए हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए Fe3O4 और प्लस यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा H2। ठीक है बच्चों, अब हमारा समीकरण यहाँ तक जो होता है, देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के भी परमाणु जो हैं सेम हो गए। 4 दूना के 8 यहाँ पर भी हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 4 दूना के 8 यहाँ पर भी है। देखिए ऑक्सीजन के 4 परमाणु यहाँ पर भी हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु यहाँ पर भी हैं। उत्पाद में भी सेम है और अभिकारक में भी सेम है। ठीक है, अब बच गया हमारा जो है Fe। ठीक है बच्चों, हमारा बच गया है Fe संतुलित करने के लिए। देखिए चरण 5वां में है Fe का संतुलन रह गया है। इसमें बाईं ओर Fe का 1 परमाणु है जबकि दाईं ओर 3 परमाणु हैं। अतः परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए, ठीक है, बाईं ओर, ठीक है बच्चों, Fe को 3 से गुणा कीजिए। ठीक है बच्चों, बाईं जो ओर है हमें Fe को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या कितनी है। देखिए आयरन के जो है Fe को हम आयरन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आयरन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में कितने कितने हैं। ठीक है, देखिए तो प्रारंभ में क्या दिया है, अभिकारकों में प्रारंभ में जो हमारे पास है Fe के जो परमाणु हैं 1 है। ठीक है, प्रारंभ में अभिकारक में जो है Fe का परमाणु 1 है और उत्पाद में कितने हैं। ठीक है बच्चों, 3 है, Fe3O4 में। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, दाईं ओर जो है, ठीक है, दाईं ओर जो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा परमाणु में। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। 1 है, 1 यहाँ पर 3 से हम गुणा करेंगे और यहाँ पर देखिए 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी Fe का मान जो है 3 है, Fe का परमाणु की संख्या 3 है और यहाँ पर भी Fe की परमाणु की संख्या 3 है। ठीक है, आइए यहाँ तक देखते हैं। अब देखिए अब हमारा समीकरण कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए 3 हम बॉक्स बना लें, Fe प्लस 4 H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, आए यहाँ तक आप लोग समझ में। देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, सॉरी बच्चों, Fe3O4, ठीक है, प्लस 4 बॉक्स बना लेंगे और H2। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा जो है समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं 6वें चरण में हम देखेंगे क्या। देखिए अंत में हम बॉक्स को हटाकर समीकरण लिखते हैं और ज्ञात करते हैं कि यह संतुलित है या नहीं। ठीक है बच्चों, अंत में हम बॉक्स को हटाएंगे और समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या अब लिखेंगे, 3Fe, ठीक है बच्चों, प्लस 4H2O, एरो का चिन्ह लगेगा, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए संतुलित है या नहीं। देखिए यहाँ पर हम चेक कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभिकारक है हमारा Fe और जो उत्पाद है Fe के, देखिए यहाँ पर भी 3 परमाणु Fe के हैं और यहाँ पर भी 3 परमाणु जो हैं Fe के हैं। यहाँ तक तो समीकरण संतुलित आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं आगे हम। देखिए अभिकारक में जो हाइड्रोजन की संख्या है 8 है, 4 दूना की 8। ठीक है बच्चों,
और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की जो संख्या है 8 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। देखिए अभिकारक में जो ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पर भी जो है 4 है, और उत्पाद में जो ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न तत्वों की जांच से समीकरण संतुलित की जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, इस विधि को हम हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम समीकरण संतुलित करने के लिए विभिन्न तत्वों की जांच करते हैं और उनसे समीकरण को जो है संतुलित कर पाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। यहाँ तक आया आप लोग समझ में। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आगे हमारा 7वां चरण क्या कह रहा है। देखिए समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए हम बाईं और दाईं ओर के विभिन्न पदार्थों की भौतिक अवस्था भी लिखते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, भौतिक अवस्था आप लोगों को हमने बताया था। देखिए ठोस को जो है हम सॉलिड कहते हैं, इसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं, और गैस को हम गैस कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, और लिक्विड को हम द्रव कहते हैं, इसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा एक्वस होता है उसे हम जलीय विलयन कहते हैं, इसे हम एक क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारा देखिए रासायनिक समीकरण है जो देखिए जैसा कि यहाँ पर देखिए Fe जो हमारा है यह सॉलिड स्टेट में है, और जो हाइड्रोजन जो हमारा है यह गैस स्टेट में है, क्योंकि यह जो सॉरी बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन जल जो है यह वाष्प के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए Fe4 जो है हमारा सॉलिड है, Fe3O4 सॉलिड है, और जो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस जो है यह गैस के रूप में है। ठीक प्यारे बच्चों, यह गैस के रूप में है। आइए चलते हैं नोट। देखिए नोट क्या कह रहा है। देखिए कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि ठीक है ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो ताप या किसी उत्प्रेरक या दाब को हम दर्शाना होता है हमें, तो हमारा यह जो तीर होता है तीर के नीचे या ऊपर हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए हमने कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक प्यारे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हाइड्रोजन। ठीक प्यारे बच्चों, गैस है। 300 ATM दाब पर जब यह क्रिया करता है तो मेथिल एल्कोहल बनाता है CH3OH। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जो देखिए यहाँ पर कार्बन की जो संख्या 1 है, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 1 है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की जो संख्या यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी के 4, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन की संख्या जो है 4 है, यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या जो है 4। यहाँ इसे हम कह सकते हैं कि हमारा यह संतुलित समीकरण है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों के लिए एक और समीकरण जो है आप लोगों के लिए है। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O को हम जल कहते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब यह क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज निर्माण करते हैं। ठीक तेरे बच्चों, ग्लूकोज का जो है निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और जल का भी निर्माण करते हैं। ठीक तेरे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए जो कार्बन की संख्या है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कार्बन की जो संख्या है 6 है, तो यहाँ पर भी हमें कार्बन की संख्या को 6 करना होगा, तो यहाँ पर हम 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी हम कार्बन की संख्या जो है 6 हो जाएगी। ठीक है, देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की जो संख्या यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखिए 6 है। ठीक प्यारे बच्चों, 6 और 6 यहाँ पर भी है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की जो संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 6 दूना की 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है ऑक्सीजन की जो है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 6 जो है ऑक्सीजन का परमाणु है, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन के जो परमाणु है, 6 दूना के 12, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, और यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो यह दो जो समीकरण है यह संतुलित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब देखते हैं हमारी बारी है हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के जो कितने परमाणु हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 1 परमाणु हैं। ठीक प्यारे बच्चों, 2 परमाणु है। ठीक है, 12 यहाँ पर हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 12 यहाँ पर हैं। ठीक है,
तो हमें क्या करना होगा, इधर 24 है और इधर 2 है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो 12 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 24 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे और यहाँ पर भी 24 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। देखिए 12 यहाँ पर है, 12 दूना 24, ठीक है बच्चों, 24 यहाँ पर है और देखिए यहाँ पर 12 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और यहाँ पर भी 6 दूना के 12, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर जो यह समीकरण हमारा है यहाँ यह जो है संतुलित हो चुका है यहाँ तक, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है, यहाँ पर जो H2 है लिक्विड है, द्रव है, जो ग्लूकोज हमारा है एक्वस जलीय विलयन है, ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में है और H2 जो है लिक्विड है, ठीक है बच्चों, द्रव के रूप में है। आइए चलते हैं हम आगे। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है बच्चों। जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान का न ही उत्पन्न होता है, द्रव्यमान न ही निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है, ठीक है। ये देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो अभिकारक होते हैं उसके और जो उत्पाद होते हैं उनके जो प्रत्येक परमाणु होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो आपस में जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए पहला जो प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। ये चलते हैं आगे। देखिए यहाँ तक आया आप लोग समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। कमेंट अवश्य करें समझ में आया या नहीं आया। देखिए संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया देखिए किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के मेल से एकल उत्पाद बनता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कोयला का जलना, ठीक है बच्चों, कोयला जलना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए कार्बन की जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, जो कार्बन होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कोयला का जल, देखिए यहाँ पर 2 यौगिक बनके एक यौगिक का जो है 2 यौगिक मिले हैं और एक यौगिक का निर्माण किए हैं, ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ तक आए आप लोग समझ में, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं आगे। देखिए दूसरा है जल का निर्माण, ठीक है बच्चों, जल का निर्माण कैसे होता है। देखिए यहाँ पर भी 2 जो यौगिक हैं और एक एकल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर 2H2, ठीक है, और यहाँ पर देखिए O2, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं 4 हैं, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं 4 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन की भी यहाँ पर देखिए परमाणु जो है 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। आइए यहाँ तक आप लोग समझ में, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं आगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए जिन अभिक्रियाओं के दौरान उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, ठीक है बच्चों, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है बच्चों, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस का दहन होगा तो उसमें उससे जो है ऊष्मा भी निकलती है। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस जो है मेथेन हमारी है, ठीक है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है भाप के रूप में बनाती है, ठीक है बच्चों, और ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ पर ऊष्मा, देखिए यहाँ पर जो कार्बन की जो संख्या है यहाँ पर भी देखिए 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है 4 हैं और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं 4 हैं। यहाँ पर देखिए 2H2 4 हैं, जो ऑक्सीजन जो हमारा है यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ठीक है। यहाँ तक जो हमारा है संतुलित समीकरण है, ठीक है बच्चों। आगे होगा आप लोगों को संतुलित करना समीकरण, ठीक है। आगे आओ तो कमेंट में अवश्य यस या नो लिखें, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं हम, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
देखिए श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर का जो ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6 एक्वस जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्वस के रूप में, ठीक है प्यारे बच्चों, और H2O और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। इसे हम ऊर्जा भी ऊष्मा भी हमें प्रदान होती है, ठीक है। यही चलते हैं हम आगे। देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे, ठीक प्यारे बच्चों, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उन्हें रहेगा, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे नाइट्रोजन हो गया और हमारा जो ऑक्सीजन है परस्पर क्रिया करके जो है 2NO का गैस, और इसमें जो है ऊष्मा की हानि होती है, ठीक है बच्चों, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो यह जो है नाइट्रोजन गैस का निर्माण करते, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये चलते हैं हम आगे। देखिए वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ये देखते हैं वियोजन अपघटन अभिक्रिया। जब एक ही अभिकारक टूटकर एक या दो से अधिक सरल उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई एक अभिकारक होगा और वह टूटकर दो या दो से अधिक जो है सरल ठीक है बच्चों उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये है जो यह टूटेगा और B+C में निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे FeSO4, ठीक है, इंटू 7H2O और CaCO3 का अपघटन। आइए देखते हैं इनका अपघटन कैसे होता है। देखिए CaCO3 सॉलिड अवस्था में है, इसे हम चूना पत्थर कहते हैं। ऊष्मा जब हम इसे देते हैं तो CaO सॉलिड अवस्था में जो होता है बुझा हुआ चूना बन जाता है, ठीक है बच्चों, बुझा हुआ चूना बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुक्त हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। आइए देखते हैं आगे। देखिए 2PB, ठीक है, NO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसे हम लेड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। यह सॉलिड अवस्था में है, इसे हम जब ऊष्मा देते हैं तो लेड ऑक्साइड 2PbO सॉलिड अवस्था में बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में बाहर निकलता है और ऑक्सीजन भी गैस के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। लेड ऑक्साइड जो है निर्माण होता है। देखिए एक पदार्थ है और यहाँ पर 3 जो है उत्पाद बन गए हैं, एक अभिकारक है और 3 उत्पाद का जो है निर्माण कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। देखिए इस अभिक्रिया में हम अभिकारक को ऊष्मा देते हैं तो एक वियोजित, ठीक है बच्चों, एक वियोजित, तो वह वियोजित हो जाता है, ठीक है बच्चों। इस अभिक्रिया में हम अभिकारक को ऊष्मा देते हैं तो वह वियोजित, ठीक है बच्चों, दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग, देखिए वियोजित हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। आइए चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट या FeSO4 सॉलिड अवस्था में है, जब इसे हम ऊष्मा देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। या Fe2O3 सॉलिड अवस्था में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर, ठीक है बच्चों, ट्राई ऑक्साइड जो है गैस का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ तक आया आप लोग समझ में। देखिए यहाँ पर भी 3 जो है उत्पाद का निर्माण हुआ है, इसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा दिए हैं तो उससे ऊष्मा से जो है यह रिएक्शन होती है, ठीक है। आइए देखते हैं वैद्युत वियोजन, ठीक है बच्चों, वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं। देखिए वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है, ठीक है बच्चों। जो वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे जो वियोजन होता है तो उसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। देखिए जल में जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है यह विभक्त हो जाता है, ठीक है बच्चों, अपने आयन को यह विभक्त कर देता है, ठीक है। ये चलते हैं हम आगे। यहाँ तक आप लोग समझ में। देखिए यहाँ पर जो H2 हमारा है लिक्विड अवस्था में हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है और ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में बाहर निकलता है। वैद्युत धारा जो है हम इसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह जो है 2
दो उत्पाद बनाता है। ठीक प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आइए चलते हम आगे, यहाँ तक आया आप लोग को समझ। प्यारे बच्चों ये देखते हैं हम प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ठीक प्यारे बच्चों, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है 2 AgCl सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पर जो वियोजन होगा प्रकाश की उपस्थिति में जो है Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl क्लोरीन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बदल जाएगा। यहाँ से जो अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर भी देखिए प्रकाश की सहायता से जो है वियोजन हुआ है, दो उत्पाद का निर्माण हुआ है। ठीक प्यारे बच्चों, दो उत्पाद का निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं आगे, देखिए इस प्रक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जो यह प्रक्रिया है प्रकाशीय वियोजन की, श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक प्यारे बच्चों, अधिक क्रियाशील यौगिक रहेगा और जो कम क्रियाशील वाला यौगिक रहेगा, अधिक क्रियाशील वाला यौगिक कम क्रियाशील वाले यौगिक को जो है विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पर देखिए AB 2 यौगिक है और यहाँ पर देखिए C, तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए बना क्या है AC + B, तो यहाँ पर जो B जो है B को जो है C ने विस्थापित कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, C ने B को विस्थापित कर दिया है। देखिए यहाँ पर उपयुक्त अभिक्रिया में C ने B को विस्थापित कर दिया है। जो C है यहाँ पर देखिए C जो है B को विस्थापित कर दिया है, इसे हटाकर उसके जगह पर जो है आ गया है अपने। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ। देखिए समीकरण की सहायता से इसे समझेंगे। देखिए मेथेन क्लोरीन CH4Cl2 क्लोरीन। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है 2 रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है और AgCl यहाँ पर भी 2। ठीक है, भूल गए थे, सॉरी बच्चों। आइए चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो मेथेन है और क्लोरीन गैस से सूर्य का प्रकाश, ठीक है, CH3 जो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है का निर्माण करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन है एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दी है। एक हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन से जो मेथिल क्लोराइड बनाई है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाई है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके मेथिल क्लोराइड, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वह क्लोरीन से संयोजन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। नहीं देखते हैं आगे हम। देखिए Fe लोहा कापर सल्फेट, लोहा का सल्फेट। ठीक प्यारे बच्चों, कापर सल्फेट। ठीक प्यारे बच्चों, कापर, सॉरी बच्चों, कापर। देखिए यहाँ पर जो है Fe जो है Cu को जो है विस्थापित कर दे रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है लोहे का सल्फेट बना हुआ है और कापर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आइए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यह अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो उत्पाद निर्माण होते हैं तो वह दोनों यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से जो है निर्माण होता है उत्पाद का। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए जैसे दिया है Na2SO4। ठीक प्यारे बच्चों, Na2SO4 प्लस BaCl2, इसे हम Na2SO4 को क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट, इसे हम सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, और BaCl2 को हम बेरियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो ये है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर Na है, Ba जो बेरियम है सोडियम को जो है विस्थापित कर रहा है और बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए NaCl का भी निर्माण हो रहा है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है प्यारे बच्चों, जो Ba है वह NaC को विस्थापित कर दे रहा है। देखिए बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद
अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए उपचयन एवं अपचयन। ठीक प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन भी इसे हम कहते हैं। देखिए अपचयन, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे अपचयन कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं अपचयन किसे कहते हैं। इसी प्रकार ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, यह उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा अगला जो है, देखिए यहाँ पर देखिए CuO। ठीक है बच्चों, CuO जो है यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन की हानि हुई है। ठीक है, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन की जो है हानि हुई है और यहाँ पर देखिए जो है हाइड्रोजन की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, H2O हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की जो है यहाँ से वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है वृद्धि हुई है तो इसे हम कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया, उपचयन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की जो है कमी हुई है तो इसे हम कह सकते हैं अपचयन। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उपचयन, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है तो ठीक प्यारे बच्चों अपचयन। हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन या यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जो है ह्रास होगा। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। यहाँ तक आए आप लोग समझ में। ठीक प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे और कमेंट अवश्य करें। ठीक प्यारे बच्चों, और नोटिफिकेशन ऑल कर दे ताकि हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द हमारा वीडियो पहुँच जाए। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या क्या हैं। देखिए पहला है संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। ठीक है बच्चों, जब कोई धातु जो होती है वह वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाती है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए हम देखेंगे लोहे पर जंग लगना। ठीक है बच्चों, पहला जो है लोहे पर जंग लगना, चांदी सिल्वर पर काली परत का जमना, तांबे पर हरी परत का जमना। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं आगे। यहाँ तक आए आप लोग समझ में। ठीक है बच्चों, देखिए विकृत गंधिता हम किसे कहते हैं। देखिए जब वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं जिससे ठीक है बच्चों उनकी स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो तैलीय युक्त, जो वसा युक्त जो और तैलीय युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह वायु के संपर्क में आते हैं और तैलीय जो है उनका स्वाद जो है स्वाद जो है और गंध में जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो हमारा कुरकुरा होता है, कुरकुरे का जो पैकेट होता है, ठीक है बच्चों, उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि जो है वह उसमें का जो तेल से छना हुआ जो पदार्थ होता है वह खराब ना हो। ठीक है बच्चों, आप लोग देखे होंगे उसमें जो है एक गैस भरी हुई रहती है तो उस गैस का जो है नाइट्रोजन नाम होता है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थों को जो है सुरक्षित करने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो है हमारा जो चैप्टर होता है, यहाँ तक जो है इस पहला जो हमारा चैप्टर है यहाँ तक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है यहाँ तक होता है समाप्त। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी कुछ पढ़। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।